तुमने मेरे झुमके देखे हैं क्या? मिल नहीं रहे। आयशा कमरे में दाखिल होती अपनी ही धुन में बोली थी। जब नजर सामने पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो मुंह खोला आईने के सामने खड़ी आरजू को देख रही थी। तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की है आरजू? अपना झुमका भूले आयशा उसके करीब जाते अचंभे से उससे देखते बोली तो आंखों पर मुस्कारा लगाती आरजू ने फाइनल टच देते खुद को आईने में देखा। क्यों, क्या हुआ? इतनी हसीन तो लग रही हूँ मैं। आरजू कंधे उचकाते बोली तो आयशा ने उसे शक की नजरों से देखा था। ऐसे मत देखो, क्या अब मैं अपनी मर्जी से कपड़े भी पहन नहीं सकती? आरजू बेजारी से बोली तो आयशा ने नफी में सर हिलाया। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सब वेट कर रहे हैं। लीजे झुंझलत में कमरे में दाखिल होते बोलते बोलते ठहर गई। आरजू, ये क्या पहन रखा है तुमने? लीजे आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। आयशा ने भी लीजे को देखते कंधे उचकाए। क्या हो गया है? साड़ी ही तो पहनी है, इसमें इतनी बार पूछने वाली क्या बात है? लीजे भाभी, आरजू ने नासमझी और बेजारियत से घूमकर अपना जायजा लिया था। साड़ी में उसका नाजुक सा सरापा वाज़ेह हो रहा था। हाफ स्लीव ब्लैक साड़ी में वो कह ढा रही थी, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी ये सब पहनने की, और सबसे बड़ी बात तुम जानती हो हम सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लीजे ने उसे आंखें दिखाते बहुत कुछ बावर करवाना चाहा, जिस पर वो नखुसत से सर झटक गई। लीजे यार प्लीज, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अब चलो, लेट नहीं हो रही अब क्या? आजू मुंह बनाते बोली लीजे, और आयशा की खुद पर जमी नजरों को झटकते वो आगे को बढ़ गई। लंबे बाल कर्ल करके कमर पर खोले छोड़े थे। हल्का फुल्का मेकअप था, लेकिन रेड लिपस्टिक काफी वाज़ेह थी। बारीक से होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक कहर बर्पा कर रही थी। ऊपर से उसकी हेजल रंग आंखों ने बाकी कसर पूरी कर दी। आयशा और लीजे खुदा से दुआएं मांगती उसके पीछे बाहर की जानिब निकल गई। आज उनके रिलेटिव के यहाँ शादी थी और वो सब लोग शादी पर जा रहे थे। बड़े तो पहले ही जा चुके थे, अब कजन निकल रहे थे। गाड़ियों में बैठते वो अपनी मंजिल की जानिब रवां थे। आधे घंटे बाद वो सब लोग हाल में दाखिल हुए थे, जहाँ पहले से काफी लोग मौजूद थे। बेटा बच कर रहना वरना बेइज्जती बहुत होगी। माहा खान ने आजू खान का बाजू दबोचे से वार्न किया था, जिस पर वो माथे पर तीवरियां डाले उसे घूरने लगी थी। तुम चुप करो, आगे चलो, दुल्हन को देखते हैं और फिर फोटोज लेते हैं। आरजू उसका बाजू दबोचे आगे को बढ़ी थी। स्टेज के बिल्कुल करीब जाते वो पुरशौक नजरों से स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन को देखने लगी थी, मगर वहाँ कई नजरें ऐसी भी थी जो आरजू खान पर उठकर पलटना भूल गई थी, और उनमें से एक नजर उसकी भी थी, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी नजरों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो बड़े क्रॉफर से उठा और चलता हुआ बिल्कुल उसकी बैक पर खड़ा हो गया था। किसी की मौजूदगी अपने पीछे शिद्दत से महसूस करते आजू खान ने पलट कर देखा, और फिर दूसरे ही लम्हे जैसे वो सांस लेना भूल गई थी। दनियाल सफीर खान ने सख्ती से उसका दुधिया बाजू दबोचा और उसे वहां से खींचते हुए बाहर की जानिब बढ़ने लगा, जबकि आजू कटी डाल की तरह उसके साथ खींचती जा रही थी। होश तो तब आया जब वो कुदरे एक खामोश कोने में उसे लाकर पटक चुका था। ये क्या पहना है तुमने? गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर लहू रंग आंखें आजू की हेजल आंखों में गाड़े वो सख्त कड़क लहजे में बोला। आजू कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई थी। दिखाई नहीं देता आपको या अंधे हो गए हैं? आजू अपने बाजू को सहलाते बोली थी, जहाँ दनियाल सफीर खान की उंगलियों की छाप थी और वो हिस्सा सुर्ख हो रहा था। तभी तो सब लोग उसे मना कर रहे थे, ऐसी ड्रेसिंग थे। सब जानते थे दनियाल सफीर खान को ऐसे कपड़े जहर लगते थे, वो भी जब कोई लड़की इन्हें सरेआम पहनकर बाहर मर्दों के दरमियान निकल आती थी। जबान मत चलाओ, क्योंकि तुमने ऐसी ड्रेसिंग बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की नजरों में आने का। गुस्से से भरी जल्दी सांसों के दरमियान वो जब्त से बोला था। वहाँ मौजूद कई लड़कों की नजरें जो ठहरी थी उस पर। हाँ है शौक और कुछ, अब मुझे जाने दे, यहाँ फजूल बातें सुनने नहीं आई। मैं कितनी मरतबा बोलूँ मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहें। अब मैं आपकी मर्जी के मुताबिक हरगिज नहीं चलूँगी। आजू खान बोली तो जबान से शोले टपका रही थी, और ऐसी ही शोले दनियाल सफीर खान की आंखों से फूट रहे थे, जिनकी तपिश से आजू को अपना आप
एकदम झुलसता महसूस हुआ। बकवास बंद करो अपनी, तुम छटाक भर की लड़की, तमीज नाम की चीज तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। अभी के अभी फौरन घर वापस जाओ और चेंज करके वापस आओ। इसका बाजू दबोचे वो दांत कचकाते बोला था। दनियाल सफ़ीर खान को अपने आगे चलती किसी की भी जबान जहर के मुताबिक लगती थी और आजू खान को दनियाल सफ़ीर खान ही जहर लगता था, जो हर वक्त सब पर बस हुक्म चलाना जानता था। बाजू छोड़े मेरा, और मैं कहीं नहीं जा रही। सुना आपने? अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती वो फिंकारी थी। इसके लहजे में बगावत की बू थी और वो दनियाल सफ़ीर खान का गुस्सा सवा नेरे पर पहुंचा गई। कोई बात नहीं, अभी चेंज हो जाएगी। लब भेजे, वो दबे दबे गुस्से से बोला और फिर पास पड़ी खाली टेबल पर धरा वाहिद पानी का जग उठाकर आजू खान के वजूद पर न ढाल दिया कि वो मुंह खोले। एक गहरा सांस भर गई। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे जब्त का पैमाना छलके। जग वही गिलास पर फेंकते वो आंखों में तैश लिए बोला, जबकि आंसू से बेयकीनी से देख रही थी। यू सैको कहीं के जाहिल शख्स, मैं खून कर दूंगी तुम्हारा। वो दांत पीसते तन्हाई गुस्से से उसकी जानिब लपकी जब दनियाल ने उसकी बुलंद आवाज को दबाने को उसके लबों पर अपना भारी हाथ जमाया था। मुंह बंद रखो अपना, यहाँ तमाशा मत लगाओ और ये बेहुदा कपड़े तब्दील करो फौरन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके नाजुक फड़फड़ाते लबों पर अपनी हारजाना गिरफ्त मजीद सख्त करते वो गड़गड़ाया। आजू हेजल आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए उसे घूर रही थी। नो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई साइड, और हाँ खबरदार, अगर दोबारा तुमने ऐसी घटिया ड्रेसिंग की या ऐसी ड्रेसिंग में किसी के सामने गई। उसे झटके से छोड़ते वो साइड से होता तन्ने चेहरे समेत वहां से निकल गया। पीछे आजू ने अपने गीले सापे को देखा। जाहिल शक, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को, बदतमीज। हद से ज्यादा गुस्से में वो उस हाल से बाहर निकल गई। सारी एक्साइटमेंट झाग की तरह बैठ गई। कितनी प्यारी लग रही थी वो, मगर उस जाहिल इंसान ने सब बिगाड़ दिया। ऐशा, महा और लीजे ने उसे वहां से गुस्से से बाहर निकलते देखा तो लबों पर हाथ जमाते मुस्कुराहट रोकी थी, क्योंकि दनियाल सफ़ीर खान इन्हें ही देख रहा था। कहा भी था इससे, मगर नहीं, मोहतरमा हमेशा दनियाल भाई के कहे के उल्टा करेगी। लीजे की ने नफी में सर हिलाते अफसोस किया था। जाहिल शख्स, समझता क्या है खुद को। अब ऐसा हशर करूंगी तुम्हारा दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश भी नहीं करोगे तुम। गुस्से से बोलते वो अकेली ही घर में चलती जा रही थी। उसकी हील की टिक टिक खामोश घर में गूंज रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ती थर्ड फ्लोर पर गई थी। बिल्कुल आखिर में बने एक छोटे से कमरे से एक छोटी सी बाल्टी और ब्रश उठाए वो बाहर निकली और फिर थर्ड फ्लोर पर बने फर्स्ट रूम का दरवाजा खोलते वो अंदर दाखिल हुई। बहुत होशियार बन रहे थे ना दनियाल सफ़ीर खान, तुम भी पछताओगे। किसके साथ उलझे हो तुम? दांत पीसते वो अपने आप से बड़बड़ा कर बोल रही थी। उसने बाल्टी में ब्रश डाला और हल्के गुलाबी रंग का पेंट ब्रश को लगा था। आरजू खान ने ब्रश उसकी दीवार गिर पोर्ट्रेट पर घुमा दिया और फिर उसने दनियाल के ब्लैक थीम रूम को हल्के गुलाबी रंग में जगह जगह से तब्दील कर दिया था, ताकि पेंट फर्श पर ठोकर कर के जरिए गिरते। अब वो कमर पर हाथ अटकाए अपने कारनामे को मुलाजा कर रही थी। तुमने तो मुझे पर पानी गिराते मेरी फेवरेट साड़ी खराब की थी ना, अब देख लो अंजाम। हाथ से नादीदा गर्द झाड़ते वो खुश होती कमरे से बाहर निकली थी। जल्दी से अपने रूम में जाती वो फ्रेश हुई और कंफर्ट में घुसती मोबाइल लेकर बैठ गई, जहां महा उसे मुख्तलिफ पोज में पिक्स भेज रही थी। वही उन पिक्स में से एक पिक में दनियाल सफ़ीर खान भी उनके साथ था, लेकिन उसके चेहरे पर वही अजाली संजीदगी थी। आरजू का हलक तक कड़वा हुआ था। उसने दनियाल की पिक पर क्रॉस का निशान लगाकर वापस महा को भेज दिया और मोबाइल साइड पर रखती सोने को लेट गई, क्योंकि वो जो कर चुकी थी उसका अंजाम तो सुबह भुगतना था, लेकिन वो तो साफ मुकर जाएगी, बल्कि नहीं मानेगी। आरजू खान कहीं ना कहीं खौफ में भी मुतलबा थी, क्योंकि दनियाल सफ़ीर खान गुस्से का बहुत तेज था और जब वो इंसल्ट करता तो किसी का लिहाज नहीं करता था।
तुम ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब वक्त आ चुका है मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूं। वो दीवार पर लगी तस्वीर को देखते आंखों में शफाकत भरे बोला, साथ ही एक सिसकी लबों से खारिज हुई थी। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। 11 साल इंतजार किया है मैंने इस पल का तुम्हें बर्बाद करने का। फैज खान वो गुस्से से दीवार पर लगी तस्वीर को उठाए उसे जमीन पर पटकते बोला, जिससे वो किरचियों में बिखर गई। बहुत अजीज थी ना तुम्हें तुम्हारी बेटी। अब मैं उस बेटी को तकलीफ दूंगा। फयाज खान तुम बस देखते जाओ। वो शीशी की खिड़कियों के दरमियान से शख्स की तस्वीर बाहर निकालते सख्त बर्फीले लहजे में बोला। इस दरमियान उसकी उंगलियां जख्मी होती लहू टपकाने लगी थी। उसका खून शीशे के टुकड़ों पर पड़ने लगा, लेकिन वो बेपरवाह बना। उस तस्वीर को फोल्ड किए, पॉकेट से लाइटर निकाले, उसमें आग लगाते उससे उठती आग की लपेटों को देखने लगी थी। इससे कई ज्यादा आग इसके सीने में भनकड़ की तरह जल रही थी, जिसे बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था इंतकाम। रिगरेंट दरवाजे पर होती दस्तक पर मुकाबले ने सदास चेहरे पर सजाए दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजा खोले बगैर ही उसने हंकार भरा। वो एक बुरी खबर है, दरवाजे की दूसरी पार शख्स ने जरा झिझकते हुए कहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसके कहर ढाते गुस्से को। क्या है अलैगिजिटा फिर से सद लहर चेहरे लिए बोला। वो फैज अब इस दुनिया में नहीं, वो मर चुका है 2 साल पहले ही। मुकाबले ने डरती सहमती आवाज में बताया था। दूसरी जानब अलैगिजिटा की आंखों में खून उतरा था। जबड़े भेजे वो बस सद नजरों से दरवाजे को घूर रहा था। तो उसकी फैमिली को ढूंढो, मुझे किसी भी कीमत पर कोई ऐसी जात चाहिए जिसे तड़पाने से सफिया फैज खान की जान हलक में अटक जाए। अब वो सिगार लबों में दबाए उसका धुआं हवा में छोड़ते बोला। उसके लहजे में छुपी शफाकत को महसूस करती दूसरी जानब खड़े आदमी ने अपना हलक तक तर्क किया। ओके, वो बोलते हुए वहां से निकल गया। अलगरिजिटास ने उस तस्वीर की राख को देखा। बहुत होशियार निकले तुम, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब भूल जाऊंगा? नहीं, मैं तूफान बर्पा कर दूंगा उनकी जिंदगियों में जिनकी खातिर तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी। सरहार यूं ही उंगली में दबाए वो कई लम्हे उस राख को घूरता रहा, हत्ता के सरगार ने उसकी उंगलियां जला दी थी। जब उसने सख्ती से जलती सिगार को मुट्ठी में भेज लिया। मुझे दर्द देने वाले मर जाया करते हैं। लब भेजे वो शफाकत की तहा को पहुंचा था। उसके सर पर एक ही भूत सवार था जो उससे हैवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, और वो था इंतकाम जो वो अब सफिया फैज से लेना चाहता था। फिरोज दनियाल सफी खान की दहशत से लरबरेज आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो घर की मुलाजमा को चीख कर पुकारा था। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग ही बड़बड़ा कर बाहर निकले। आजू भी आंखें मसलती दुपट्टा कंधे पर डाले बाहर निकली थी। ये किसने किया? फिरोजा को कहर बरसाती नजरों से देखते गुस्से के बाद से बामुश्किल बोल पाया था। आजू का दिमाग एकदम बेदार हुआ था और वो लब भेजे मुस्कुराहट छुपा गई। जनियाल सफीर खान का तपा तपा चेहरा आजू के दिल को ठंडक पहुंचा रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसकी इतनी जरूरत हुई मेरे रूम का हशर बिगाड़ने की? गुस्से के बाद से तनी रगे लिए वो बोला, जिससे उसकी गर्दन की हरी नीली नसें उभरने लगी थी। फिरोजा ने सहम कर उसे देखा और अब सब हैरानगी से आगे बढ़ते उसका कमरा देख के हक्का बक्का होते बाहर निकलते जा रहे थे। आजू ने भी बिल्कुल अनजानपन में उसके कमरे को देखा। मुझे नहीं पता छोटे साहब, फिरोजा बेचारी लखड़ाती जबान में बोली। दनियाल सफीर खान ने एक छुपती नजर आजू के वजूद पर डाली। गुस्सा हद से बढ़ रहा था। मैं आखिरी बार पूछूंगा, ये सब किसने किया? अगर वो सामने ना आया तो फिर जो सजा मैं दूंगा वो सारी जिंदगी याद रखेगा। दनियाल ने उंगली उठाकर उन सबको वार्न किया था। यंग जनरेशन हलक तर किए वहाँ खड़ी थी। नहीं बताओगे तो आज से तुम सबका बाहर जाना बंद। ना तुम कॉलेज जाओगे ना यूनिवर्सिटी, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। दनियाल ने जबड़े भेजे हुक्म साध किया। आजू मुंह बिगाड़ कर रह गई। महा ऐशा आजू आली सर झुकाए खड़े थे, जबकि बाकी सब नीचे वाले फ्लोर पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लीजे ने नीचे से ही आजू की पुश्त को घूरा।
पर भाई मेरा बहुत अहम टेस्ट है। ऐशा मनमनाई थी, उसकी आंखों में पल में आंसू भर गए। तो फिर जिसने ये किया है वो खुद बता दे। धनियाल ने मोबाइल पॉकेट में निकालते कुछ बटन प्रेस किया। आरजू ने सर उठाकर उसकी हद दर्जा सुर्ख होते चेहरे को देखा। रात तो वो बहुत धड़ल्ले से बोल रही थी कि वो उससे नहीं डरती, और अब उससे इतने गुस्से में देख आरजू की सीटी पीटी गुम हुई थी। लेकिन ऐशा को रोते देख वो आगे बढ़ गई। मैंने किया है ये। आरजू बेखौफ रहने की कोशिश करते बोली, मगर फिर भी जबान लड़खड़ा गई थी। दनियाल ने आंख के इशारे से बाकी सबको वहां से जाने को कहा और आरजू का हाथ झगड़े वो अपने रूम में दाखिल हो गया था। छोड़ो मेरा हाथ, मैं ये सब साफ कर दूंगी, आरजू अटकते लहजे में बोली थी, क्योंकि दनियाल की गिरफ्त उसे अपनी कलाई पर इतनी सख्त महसूस हो रही थी कि उसे अपनी हड्डियां टूटती महसूस हुई। दनियाल ने उसे वॉशरूम में लाते ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया और आरजू को इसके नीचे पटक दिया। वो तने चेहरे समेत उसके कांपते वजूद को देख रहा था। याद रखना, तुम्हारी हर बेवकूफ़ी का जवाब देना मुझे अच्छे से आता है। अब यहाँ से बाहर तभी निकलोगी तुम जब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। दनियाल ने शावर की स्पीड मजीद बढ़ा दी थी। जनवरी की सर्दी में ठंडे पानी के नीचे खड़े आरजू के 14 तबक रोशन हुए थे। वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। सर्दी ने पल में उसकी अकड़ तोड़ी थी, जबकि वो लापरवाह सा बना दीवार के साथ टेक लगाए बाजू सीने पर फोल्ड किए मोबाइल में जाने क्या देख रहा था। आरजू खान गहरे सांस भरती उस बेहिस शख्स को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते पानी के साथ मिलते फर्श पर गिरने लगे थे। वजूद कंपकपा उठा और होंठ एकदम ही नीले पड़ने लगे थे। सॉरी, वो लखड़ाकर बोली। दनियाल ने अबरू उचकाकर उसे देखा। सॉरी, अटकते लहजे में उसके नीले पड़ते लबों से बामुश्किल लफ्ज अदा हुए थे। आरजू को इस वक्त वो शख्स पत्थर दिल लगा जो कितने पुरसुकून अंदाज में खड़ा, ये जानते हुए भी कि इतनी सर्द पानी ने आरजू को जमा कर रख दिया था। दोबारा मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच जरूर लेना आरजू खान। मैं बार बार माफ कर देने का कायल नहीं हूँ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में अपने सद आंखें गाड़े वो लफ्जों को चबा चबा कर अदा करते बोला। आरजू नीम आंखों से वहां से निकली, मगर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। वो बुरी तरह कांप रही थी, मगर मजाल थी कि वो शख्स उसे सहारा ही दे देता। वो अभी उसके कमरे के वस्त में पहुंची थी जब दनियाल ने उसे पुकारा। आरजू खान ठहर गई, लेकिन पलटी नहीं थी। अपना आप संभाल के चलो लड़की। गुस्से से तने चेहरे समेत उसने बेड से अपनी मर्दाना शाल उठाकर आरजू खान के ऊपर फैला दी। आरजू ने सख्त मगर गुस्से से लबरेज नजरों से उसे देखा। दफा हो जाओ अब। वो आरजू के सामने से हट गया और आरजू लखड़ाते कदमों समेत अपने रूम में पहुंची थी, जहां अपनी माँ को देखते वो भागकर उनके गले लगी थी। देखे आपके जाहिल भतीजे ने क्या किया मामा। वो रुखसार बेगम के गले लिपटी रो दी थी। रुखसार बेगम ने उसे खुद से जुदा करते बेड पर बिठाया। गलती तुम्हारी भी थी ना, मना किया था ना लीजे ने तुमसे वो साड़ी मत पहनो, मगर तुम नहीं मानी। जानती तो हो दनियाल को ये सब पसंद नहीं है। ऊपर से तुमने उसके कमरे का क्या हशर कर दिया है। रुखसार बेगम अलमारी से उसके कपड़े निकालते साथ साथ बोल रही थी। आरजू ने लब एक दूसरे में पोस्ट किए माँ के हाथों से कपड़े लिए। हाँ, मैं भूल गई थी, वो आपका लाडला फरमादार भतीजा है, मैं भूल गई थी। वो पैर पटकती वॉशरूम में घुस गई, जबकि रुखसार बेगम ने पीछे नफी में सर हिलाया और वहां से बाहर निकल गई। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और दनियाल शफीर खान सबसे बड़ा था, इसलिए वो सब पर ही एक खास रौब रखता था। मगर आरजू खान हमेशा वही करती थी जो दनियाल शफीर खान को नापसंद हुआ हो, और जो दनियाल को नापसंद होता वो आरजू खान को जरूर पसंद। कॉलेज आ रही हो क्या? स्पीकर से बढ़ती आवाज पर आरजू खान ने बुरा सा मुंह बनाया था। हाँ, आ रही हूँ। पता नहीं मुझे इतना पढ़कर क्या बनाना है उन्होंने। आरजू दांत पीसते बालों में ब्रश करते बोली। एक तो सुबह सुबह ठंडे पानी ने उसकी अच्छी खासी तवाज़ुन कर दी थी और अब उसे यूं फील हो रहा था जैसे उसे बुखार होने वाला हो। अच्छा सुनो ना। दूसरी जानिब उसकी बेस्ट फ्रेंड मरवा की आवाज गूंजी, जिसमें चांदनी छलक रही थी। आरजू ने मोबाइल को शक की नजरों से घूरा, क्योंकि वो मरवा मैडम उसे कभी इतनी इज्जत नहीं देती थी। हाँ सुनाओ जी। बालों की हाई पोनी टेल बनाया आरजू ने ऐसे अब्रू उचकाया जैसे वो सामने हो। तुम अपने उस कजन के साथ आना प्लीज। दूसरी जाने मरवा लब दांतों तले दबाकर बोली। उसकी बात सुनते आरजू के जहन में पल में सुबह का सारा वाक्य घूम गया। उसने दांत पीसते गुस्सा जब्त किया तो इज्जत की
तो इज्जत की ये वजह थी। डूब के मर जाओ तो मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही होगी। इतना ही शौक है तो ऐसा करो, उस धनियाल के बच्चे को किडनैप करवा लो। कसम से 1 रुपया भी ना देना। बेशक। आरज़ू तड़क कर बोली। मरवा की बात सुनते उसे चिढ़ मची थी, क्योंकि मरवा मैडम को दनियाल सफ़ीर खान किसी शहजादे से कम नहीं लगता था। तुम तो बेअक्ल हो, बदतमीज लड़की। कितना हैंडसम है वो। जब एक नज़र संजीदगी से देखता है दिल धड़का जाता है, कसम से। मरवा हसरत से बोली। उसकी बात पर आरज़ू ने गंदा सा मुंह बनाया था। हाँ, एक बार उस जाहिल की पाबंदियां भी देख लो, फिर मैं देखती हूँ किस तरह तुम्हें हैंडसम लगता है। वो ऊपर से उसकी हाइट, उसे देखने के लिए किसी टेबल पर चढ़ना पड़े। आरज़ू गले में पट्टी सेट किए बोल रही थी। उसकी बातों में साफ दनियाल सफ़ीर खान के लिए नापसंदीदगी थी, जिस पर मरवा माथा पीट कर रह गई। और तुम तो बता रही थी तुम्हारी बात पक्की हो गई है, मंगनी होने वाली है तुम्हारी। कुछ शर्म हया कर लो तुम। आरज़ू ने मोबाइल उठाकर कान को लगाया। दूसरी जानिब मरवा ने दांतों तले लब दबाए। हाँ, तो इसमें क्या है, मेरा क्रश है वो और हमेशा रहेगा। मरवा ने आम से लहजे में कहा। जैसे सुनते आरज़ू ने गुस्से से फ़ोन कान से हटाते फ़ोन को घूरा। अल्लाह करे इस क्रश की वजह से तुम क्रैश हो जाओ। आरज़ू ने नखुसत से कहते फ़ोन खट से बंद किया और अपने ऊपर शाल लपेट ली। एक नज़र बेड पर पड़ी दनियाल खान की शाल को देखा और आरज़ू का दिल किया उस शाल को आग लगा दे। वैसे भी अभी उस चीज़ का बदला बाकी था जो दनियाल उसके साथ सुबह को कर चुका था। वो बैग कंधे पर डाले नीचे की जानिब आई थी, जहां माया और आयशा बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। चुनाचा दनियाल सफ़ीर खान ने उनकी सुबह सुबह ही क्लास लगा ली थी। तभी वो लोग ही बच्चे थे। आली कॉलेज जा चुका था शायद, जबकि वहाँ और आयशा बैठी हुई थी। आरज़ू भी बैग रखती कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। जल्दी करो, तुम लोगों को छोड़ आऊं। दनियाल सीढ़ियाँ उतरता एक सरसरी सी नज़र इन तीनों पर डालते बोला। आरज़ू के हलक में निवाला अटका था। उसने जल्दी से पानी का गिलास लब्बों को लगाया। क्यों, खान बाबा किधर है? आरज़ू पानी का गिलास वापस टेबल पर रखते बोली। वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं और आज से तुम लोगों को मैं ही पिक एंड ड्रॉप करूँगा। वो कफ लेंस ठीक करता नाश्ते के टेबल पर बैठ गया। उसकी बात सुनते आरज़ू ने कड़वा सा मुंह बनाया, जबकि महा और आयशा नाश्ते के आखिरी बाइट लेकर उठ गई। ड्राइवर की तरह इंटरेस्टिंग। आरज़ू खान बड़बड़ाई थी, क्योंकि अभी सुबह की सर्दी वो भूल नहीं पाई थी। लेकिन उसकी बड़बड़ाहट दनियाल के तेज कानों से बची नहीं रह सकी। उसे सख्त नजरों से आरज़ू को देखा। क्या है, आंखों से खा जाओगे क्या? कंधे उचकाते वो भी मजीद तेज 3-4 निवाले लेती उठ गई। किचन से निकलती नूर बेगम सफ़ीर खान की वालदा ने आरज़ू को घूरा। बड़ी माँ, काश आप ज़्यादा कड़वी चीज़ें ना खाती तो नतीजा आज ऐसा ना होता। आरज़ू बड़ी मोहब्बत से नूर बेगम के गले लगती उनके कान के करीब सरगोशी करते दांतों तले लब दबा गई, जिससे उसके गाल पर घड़ा सा उभरा था। बदतमीज। नूर बेगम ने मुस्कुराहट दबाते उसे घूरा। वो इन्हें खुदाहाफिज बोलती बाहर की जाने बढ़ी और फिर रुक गई। ड्राइवर साहब जल्दी आए, लेट हो जाएंगे हम लोग। आरज़ू गर्दन घुमाकर बोली। वो अच्छा खासा दनियाल को जज कर चुकी थी। दनियाल ने फोक गुस्से से टेबल पर पटका और आरज़ू जल्दी से वहाँ से निकलती बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। दनियाल गाड़ी में बैठता अब गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महा और आयशा को तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना था, लेकिन आरज़ू को तो उससे कॉलेज ड्रॉप करना था, वो जो यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की दूरी पर था। और अब आरज़ू खान के वाकई पसीने छूटे थे, क्योंकि आयशा और माहौल तो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उतर चुकी थी और अब दांत निकालते उसे खुदाहाफिज बोल रही थी। आगे आकर बैठो। वो बेक व्यू मिरर से आरज़ू के चेहरे पर अपनी सख्त नजरें जमाए बोला। मैं यही ठीक हूँ। न जाने कितनी सख्त थी वो नजरें कि आरज़ू का लहजा लखड़ा गया। उफ अल्लाह, वो मैं ऐसी हमेशा क्यों फंस जाती थी इस बददिमाग शख्स के चंगल में। तुम्हें एक मरतबा सुनाई नहीं देता आगे आकर बैठो, या फिर ये काम भी मैं खुद करूं? इतना चारा लिए वो जबड़े भेजे बोला। आरज़ू हिम्मत रखती बैक सीट से नीचे उतरी और फ्रंट डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। दनियाल ने एक छिपती नज़र उसके वजूद पर डाली और फिर जरा आगे को झुका। आरज़ू की आंखें फैली थी। ये क्या करने लगे हैं? उसे अपनी जानिब झुकता देख वो लड़खड़ाती ज़बान से बामुश्किल लफ्ज़ अदा कर पाई थी। दनियाल ने फुल बेजारी से उसे
देखते उसके नाजुक वजूद को सीट बेल्ट में कैद किया था। बददिमाग लड़की, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मगर उसके नजदीक होने की वजह से आरज़ू उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी। जैसे सुनते वो मुंह बनाते उसे घूरने लगी थी। जाहिल, आरज़ू भी उसी के अंदाज में बोली थी, जबकि दनियाल ने उसे फिलहाल इग्नोर कर दिया। 15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रोक चुका था जब आरज़ू गाड़ी से नीचे उतरी। सुनो, मैं लेने आऊँगा, अकेले कहीं मत जाना, मुँह उठाकर वो गहरी संजीदगी से बोला। तो आरज़ू ने तीखी नज़रों से उसे देखते साबत में सर हिलाया और फिर सामने देखा जहाँ मरवा अभी अभी गाड़ी से उतरी थी और अब बड़े इत्तेफाक से दनियाल सफ़ीर खान को देख रही थी। आरज़ू ने नफ़ी में सर हिलाते पलट कर देखा जहाँ वो अब भी उसे ही घूर रहा था। उसके देखने पर दनियाल सफ़ीर खान के लबों पर एक जिन्नाती सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर गायब हो गई। आरज़ू ने नासमझी से उसे देखा और फिर मरवा को साथ लिए आगे बढ़ गई, मगर जहन में अब भी उसकी जिताती मुस्कुराहट घूम रही थी। लेकिन वो सर झटक गई। वाह यार, कितनी प्यारी दोस्त हो तुम, मरवा आरज़ू का हाथ थामे चाहत से बोली, जिस पर आरज़ू ने नरुहटपन से अपना हाथ झटका। दफा हो जा तुम, पता नहीं कौन सा भूत सवार रहता है तुम पर, आरज़ू मुंह फुलाए बोली थी, जबकि मरवा अब भी खुशी से चमकती आंखों से उसे देख रही थी। यार, इतनी खुशकिस्मत हो तुम, रोज तुम्हें इसका दीदार करने का मिलता है, मरवा खुशी छलकते लहजे में बोली, जिस पर आरज़ू ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। दफा दूर हो भी, और तुम भी, काला मुंह नीले पैर। आरज़ू पैर पटकती क्लास में चली गई, जबकि उसके जुमले पर मरवा ने हाथ आगे करते अपने सफ़ेद रंगत वाले हाथों को देखा। आरज़ू सुनो तो, और फिर वो भी इसके पीछे जाती क्लासरूम में कहीं गुम हो गई। तो क्या मिला तुम्हें कासिम? एल्गिरिडिस ने खाकी लिफाफे पर नजरें अटकाते पूछा था। वो इस वक्त ब्लैक शर्ट पर ब्लैक ही पैंट पहने लॉन्ग कोट से अपना वजूद को छुपाए हुए था और सर पर हैट कुछ इस तरह से सेट थी कि वो आधी सर पर थी और आधी इसके चेहरे पर। उसके स्याह होंठ वाज़े हो रहे थे, जिन पर एक मध्यम रोशनी पड़ती इन्हें वाज़े करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, जॉइंट फैमिली है उसकी, और उसकी एक बेटी भी है, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। कासिम ने सर हिलाते सोच अंदाज में कहा, डेनल। और वो संजीदगी से बोला, मगर कासिम उसकी संजीदगी में छुपी सखाफत को भरपूर तौर पर महसूस कर सकता था। ये है डेनाल, और हाँ, लीगरिस्ट, ध्यान रखना और ये भी याद रखो, वो एक कमिश्नर की बेटी है, और वो सिर्फ सफ़िया फैज़ खान की बेटी नहीं, वो अब सफ़िया फैज़ खान और कमिश्नर जमशेद खान की बेटी है। तुम मौत की राह पर चलने से पहले सोच ज़रूर लेना। कासिम कुर्सी से उठते हुए बोला और फिर ठटक कर रुक गया। कासिम ने अब तक उसे नहीं देखा था। वो पिछले 5 साल से उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ल तक से नावाकिफ था, और अब 5 सालों से पहली बार एक छिपी हुई मुस्कुराहट उसने एलिग्रेडेंट्स के होंठों पर देखी तो चौंक गया। उसने अलेक्जेंडर के चेहरे पर देखी तो चौंक गया। अलेक्जेंडर ने वो खाकी लिफाफा खोला और उसमें से एक हंसती हुई तस्वीर बाहर निकाली और चलता हुआ रेवलिंग चेयर पर जा बैठा। अब चेयर की पुश्त कासिम की तरफ थी। मुझे मौत पसंद आई, वो कहका लगाकर हंसा था। वो वहशत से लबरेज कहका था। उसने बेसाख थी टेबल पर धरी रेवॉल्वर उठाकर दीवार में 2 गोलियां ठोस कर दी। दोबारा मुझे डराने की कोशिश मत करना कासिम, वरना ये गोलियां मैं दीवार पर नहीं मारूंगा। सर्द आवाज में एक पल को कासिम को गड़बड़ा कर रख दिया। वो हलक तर करते कुर्सी की पुश्त को देखने लगा और फिर वहां से बाहर निकल गया। महा जमशेद खान। उसने पिक की बैक साइड को देखा और फिर उसके लबों से पहली बार किसी लड़की का नाम यूं तजस्सुस से निकला था। उसने तस्वीर को अपने मोबाइल में कैप्चर किया था और कुर्सी की पुश्त पर सर अटका लिया। अब अलेक्जेंडा के चेहरे पर एक दर्द सा बिखर गया था। यार, कब तक वेट करती रहोगी? मरवा ने उसका बाजू पकड़े झंझोड़ा, जो इस वक्त गुस्से से भरी पड़ी थी। जब तक वो लाड साहब तशरीफ नहीं लाते।
आरज़ू मुसलसल पिछले 1 घंटे से बाहर खड़ी दनियाल का वेट कर रही थी। ठंडी हवाएं उसके वजूद में कंपनी तारी कर रही थी। उसके अकेले रह जाने की वजह से मरवा भी उसके साथ खड़ी थी और थोड़े फासले पर उसका भाई गाड़ी से टेक लगाए मोबाइल में बिजी था। यार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मरवा फिक्रमंदी से बोली। आरज़ू ने नफ़ी में सर हिलाया। 10 मिनट और वेट कर लेने दो। आरज़ू कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच को देखते बेजारी से बोली। गुस्से से दिमाग भनक रहा था। वो लब भेजे खड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता उससे तो सारी कॉलेज की लड़कियां जा चुकी थी और अब वहां मरवा और आरज़ू ही बची थी। मुंह उठाकर मत चली जाना जाहिल कहीं का। आरज़ू उसकी सुबह वाली बात पर नकल उतारते बोली। आंखों में पानी सा भरने लगा था। आरज़ू चलो ना यार, भाई भी अब थक गए हैं। मरवा ने उसे फिर से हाँक लगाई थी। आरज़ू थक हार कर साबत में सर हिला गई। वैसे भी अगर मरवा भी चली जाती तो यहाँ वो और खौफ महसूस करती और सर्दियों के दिन थे जो जल्द ही ढल जाते थे। आरज़ू मरवा के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। एक डर भी उसके वजूद में रफ्ता रफ्ता उतर रहा था। अगर उसके जाने के बाद दनियाल आ गया और उसे ना पाकर न जाने वो क्या कहरम मचाएगा। फिर आरज़ू अपनी सोचों को झटकती अब बाहर देखने लगी थी। ऐशा गुड़िया कोई मसला तो नहीं हुआ। दनियाल झुंझलत में घर में दाखिल होते पहली फुर्सत में हाल में बैठी अपनी छोटी बहन को देखते मसरूर से अंदाज में बोला। नहीं भाई, हम कैब लेकर आ गए थे। ऐशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। 2 घंटे पहले जब ऐशा ने दनियाल को कॉल की थी कि इन्हें पिक कर ले, तब दनियाल ने बता दिया था कि वो एक अहम मीटिंग में फंस गया है, इसीलिए वो कैब लेकर घर चली जाए और वहां से ड्राइवर को आरज़ू को लेने भेज दे। आरज़ू कहाँ है? इन दोनों को वहां बैठे देख दनियाल को कुछ याद आया, तभी पूछ बैठा। आरज़ू अभी तक नहीं आई क्या? महा, आरज़ू कहाँ है? आयशा ने इधर उधर देखते फिर साथ बैठी महा को टोका दिया था जो मोबाइल में गुम थी। एकदम सर उठाकर देखा। मुझे क्या पता, मैंने तुमसे कहा था ड्राइवर को बोल दो, महा ने धीमे लहजे में कहा। उसकी बात सुनते दनियाल ने लब भेजी इन दोनों को घूरा। व्हाट द हेल इज दिस? कहाँ ध्यान रहता है तुम दोनों का? डैम इट, वो एक ज़रूरी फाइल लेने आया था और अब आरज़ू खान की घर में ना मौजूदगी ने उसका ध्यान बुरी तरह खींच लिया था। दोपहर का वक्त था, सो घर की ख़वातीन आराम कर रही थी और मर्द अपने अपने काम पर थे। वो तेज़ी से बाहर निकला था। ऐशा और महा को भी अब फिक्र लाहक हुई थी। पता नहीं कहाँ होगी लड़की, पागल लड़की। वो बुड़बुड़ाता हुआ बाहर की जानिब लपका क्योंकि उसकी गाड़ी बाहर थी। अभी वो फ्रंट डोर खोले ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था जब एक काली मस्टर्ड कुछ फासले पर रुकी। दनियाल ने लहू छलकती नजरों से उसमें से आरज़ू को बाहर निकलते देखा था। वो सख्ती से गाड़ी का डोर बंद कर गया। आरज़ू आगे की जानिब बढ़ रही थी। सामने दनियाल को सुर्ख चेहरा लिए खड़े देखकर आरज़ू लब भेजे उसके पास से गुजर गई, जबकि दनियाल खान आंधी तूफान बना उसके पीछे लपका। उसकी नजरें फ्रंट सीट पर बैठे उस लड़के पर अटकी थी। किसके साथ आई हो तुम? वो झटके से उसके कमरे में दाखिल होते बोला, जहां अभी आरज़ू ने बैग रखा ही था और अब वो वैसी ही खड़ी थी। आपको तमीज नहीं? किसी के कमरे में बगैर नॉक किए नहीं जाते, और खासकर एक लड़की के। आरज़ू दबे दबे गुस्से से बोली, क्योंकि दनियाल उसे कहने के बावजूद लेने नहीं आया था, इसलिए अभी तक वो गुस्से में ही थी। उसकी बात सुनते दनियाल को एक पल को अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ था, लेकिन वो वापस से सख्ती का लबादा ओढ़े उसके चेहरे पर नजरें अटका गया। मैंने पूछा किसके साथ आई हो तुम? कौन था वो लड़का? दनियाल जबड़े भेज बोला। उसकी बात सुनते वो और उसमें छुपा मतलब समझते आरज़ू का चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। आपको क्या मसला है इससे? अब खुद तो आप लेने नहीं आए, और अब अगर मैं सही सलामत घर पहुंच गई हूँ तब भी आपको मिर्चें लग रही हैं। आरज़ू छिपती नजरों से उसे देखते वो पलट गई। मैंने कुछ बकवास की है? आरज़ू, शहीर खान किसके साथ आई हो तुम? वो गुस्से से मुठ्ठियां भेज धाड़ा था। उसकी धार सुनते एक पल को आरज़ू सहम गई थी। आप अपनी हद पार कर रहे हैं दनियाल सफ़ीर खान, आपको कोई हक नहीं मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का। आरज़ू पलटकर उसके अंदाज में बोली। दनियाल की रगें बुरी तरह सुलगने लगी थी। गले पर वाज़ेह होती नसें फूल रही थी। आरज़ू शायद उसे बता देती कि वो अपने दोस्त के साथ आई है, लेकिन दनियाल का जो उससे इस अंदाज में पूछना आरज़ू को सुलगा गया था। ऊपर से वो किस तरह रौब जमा रहा था उस पर, बजाय अपनी गलती मानने के। ओह, और तुम्हें भी कोई हक नहीं आरज़ू खान यूं किसी के भी गाड़ी में मुंह उठाकर बैठकर घर आने का। वो सर्द व सुर्ख होती आंखें इसकी हैजल आंखों में गाड़े बोला। आरज़ू ने लब भेज ली, ना चाहते हुए भी आंसू टूटकर उसकी आंख से बह गए। शिट,
शट अप दनियाल, जस्ट शट अप। मैं आपकी हर बात सहती आई हूँ, लेकिन खबरदार अगर आपने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, मैं हाथ काट दूंगी आपके। दनियाल सफ़ीर खान, अपनी आंखें चेक करवाएं। आप बिल्कुल नहीं, अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आप जिसने सिर्फ फ्रंट सीट पर बैठे लड़के को देखा था, बैक सीट पर बैठी उसकी बहन को नहीं। आंखों में सुर्खी लिए वो उंगली उठाकर बोली, उसके लहजे में एक तूफान की सी तागयानी थी। दनियाल मुठियां मजीद भेज गया, माथे पर 3 बाल नमूदार हुए थे। गुस्से में उसने बैक सीट पर देखा ही नहीं था। चाहे तुम्हें मेरी इंतजार में कितना ही वक्त क्यों ना गुजरना पड़े, दोबारा किसी की गाड़ी में बैठकर मत आना आरजू खान, वरना फिर मैं वो करूँगा जो तुम हरगिज़ पसंद नहीं करो। वो वहशतनाक लहजे में बोला और वहाँ से निकल गया। गलती तो दनियाल सफ़ीर खान की थी, मगर वो दनियाल सफ़ीर खान ही कौन जो अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ले। दूसरों के आगे झुकना उस मगरूर ज़ादे को कहाँ गवारा था। आया बड़ा गाड़ी में मत बैठना, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जाहिल कहीं का। आजू ने नीम आंखें साफ की और कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई। एक तो खुद ही नहीं आया था पिक करने, ऊपर से रोब कैसे झाड़ रहा था। मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया है, जैसा कि सब बड़ों को पता है इस बारे में, लेकिन छोटों को भी बताते चले जाएं कि महराज और आयशा का निकाह बचपन में हो चुका था, इसीलिए अब हम सब बाकायदा इनकी शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं। आगा जी ने सबको देखते खुशी से कहा। वहाँ उस वक्त हर कोई मौजूद था सिवाय धनाल के। माहा ने अपने भाई के चेहरे पर फैलती अनजानी सी खुशी को देखते लब दबाए थे, जो सर झुकाए बैठा था, जबकि आयशा का दिल किया वहाँ से कहीं गायब हो जाए। इसलिए 2 हफ्ते बाद ही आयशा और महराज की शादी करने का फैसला लिया है। वैसे भी शादी के बाद आयशा ने इधर ही रहना है, और ठीक 2 हफ्ते बाद मैं एक और फैसला सुनाऊंगा जिससे हर कीमत पर सबको मानना होगा। आगा जी अपने बेटों को देखते हुए बोले थे। सब लोगों ने खुशी से स्वागत में सर हिलाया। सफिया बेगम, महा, अली और महराज की वालदा ने उठकर आयशा के सर पर प्यार दिया था, जबकि महराज खान चोर नज़रों से उसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। चलो फिर तैयारियों में लग जाते हैं, काम बहुत है और वक्त कम। नूर बेगम भी खुश होते बोली, जिस पर सब लोग ही वहाँ से उठ गए। आगा जी अपने कमरे में चले गए, जबकि वहाँ बाकी सब आयशा और महराज को देखते हुए उनके पास से गुजर रहे थे। आयशा को अपना चेहरा धमकता महसूस हो रहा था। महराज बड़ी पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। आयशा मेरी शर्ट प्रेस करवा दें, कल में मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आयशा को आरजू के साथ जाते देख वो पीछे से बोला। आयशा का दिल हथेलियों में धड़का था, जबकि आरजू लब दबा गई। जाएं आयशा जी, शर्ट प्रेस करें। आरजू लब दबाते वहाँ से बाहर निकल गई, जबकि आयशा घबराते हुए आगे बढ़ गई। कदम उसके कमरे की तरफ थे और महराज के कदम उसके कदमों की पैरवी कर रहे थे। वो हाथ पीछे बांधे उसके कदमों पर कदम रखते चल रहा था। शर्ट कहाँ है? कमरे में पहुंचती वो अपने पीछे खड़े महराज को देखते बोली। उसकी अजीब बदली नजरों से आयशा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अलमारी में ही होगी, वो लब दबा कर बोला, क्योंकि आयशा तब तक सुकून में थी जब तक कि उनकी शादी का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन अब तो वो बार बार उसके सामने आने वाली थी। निकाल दे, मैं प्रेस कर देती हूँ। आयशा नजरें झुकाए बोली। उसकी बात सुनते वो भारी कदम उठाता उसके करीब आने लगा था। आयशा उसकी अपनी जानिब बढ़ते कदमों को देख गर्दन मजीद झुका गई। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें खाने लगा हूँ। और महराज जरा सा झुकते उसके कान के करीब सरगोशी करते बोला। पुरहद तपिश भरी सांसों ने आयशा का कान झुलसाया था। उसने फौरन नजरें उठाकर खुद करीब मिरर को देखा था। वो मखमूर नजरों से उसे ही देख रहा था। बचपन की चाहत थी वो उसकी, और जब महराज खान को पता चला था वो उसकी ही है, तब वो कितना खुश हुआ था। उन दोनों को पता था वो एक दूसरे के हम नवा है, और ये एहसास खुशकिन था। शर्ट, आयशा अटकते लहजे में बोली, क्योंकि वो दरमियानी एक कदम का फासला तय करता अब बिल्कुल ही इसके करीब खड़ा हो चुका था। वो तो मैंने पहन रखी है। आंखों में शरारत भरे वो शहादत की उंगली उसकी थोड़ी पर अटकाए उसे ऊपर उठाते बोला। आयशा के जिस्म में करंट सा दौड़ा था। तो आखिर वो वक्त आ ही गया आयशा, जब आप मुकम्मल तौर पर मेरी बन जाएंगी। उसकी चुन पर मोहब्बत से लब रखते वो बोझल गंभीर आवाज में बोलता। आयशा की जान हलक में अटका गया। आयशा की हथेलियां इतनी सर्दी में भी पसीने से भीग गई थी। बस 2 हफ्ते और आप मुकम्मल मेरी दस्तरस में होंगी।
چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے وہ خمار آلودہ آواز میں بولا کہ اس کے ہونٹ عائشہ کے لبوں سے مس ہوتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئے۔ مراج! وہ گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں شوق کا جہاں آبادگی اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ معراج خان کے لبوں پر پھیل گئی۔ جب آپ میری دسترس میں ہوگی تو یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ اپنے لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں جذبوں کی آنچ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ جائیں اب کہ میں شرٹ اتار کر دوں پریس کرنے کو؟ وہ لب دبا کر بولا۔ چہرے پر صاف شرارت واضح تھی۔ عائشہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے وہ سرشاری سے بالوں پہ ہاتھ پھیر گیا۔ جبکہ عائشہ اپنے کمرے میں جاتی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو جذبات چھپے تھے وہ عائشہ کو اپنے سحر میں قید کر رہے تھے اور اس کا دل بغاوت کرتا اس سحر میں قید ہونے لگا تھا۔ گلال اب بھی چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ اب ذرا بتانا پسند کرو گی کلاس بنک کرنے کی وجہ؟ آنو نے مروہ کو گھورتے پوچھا جو کب سے اس سے بول رہی تھی کہ ایک بات بتانی ہے اور اب کلاس بھی مس کروا دی۔ یار بیٹھ تو جاؤ، سانس تو لے لو۔ مروہ گھاس پر بیٹھتے بولی۔ آرزو نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہاں جی اب بتا دیں باجی حکمیہ۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے اب وہ زرج ہوتے بولی کیونکہ پرسوں بہت ہی اہم ٹیسٹ تھا اور آرزو خان تو ویسے بھی پڑھائی سے بچتی تھی۔ یار کل کیا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ مروہ نے اس کی ہیزل آنکھوں میں جھانکتے کچھ خاصت کرنا چاہا جس پر آرزو نے سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مروہ نے برا سا منہ بناتے اسے گھورا۔ بدتمیز، تمہیں واقعی یاد نہیں ہے؟ مروہ نے ہاتھ میں پکڑی کتاب آرزو خان کے کندھے پر مارتی دہائی دی جس پر آرزو کڑھا کر رہ گئی۔ ہاں جی کل تم نکمی دنیا میں تشریف لائی تھی۔ اس کے آگے سر جھکاتے وہ ہاتھ جوڑتے بولی۔ اس کی بات پر مروہ نے ایکسائٹڈ سی مسکراہٹ لبوں پر کھینچتے اسے دیکھا۔ ہاں جی کل ماں بدولت کی برتھ ڈے ہے اور ساتھ میں میری انگیجمنٹ بھی ہے۔ مروہ شرماتے ہوئے بولی۔ آرزو جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی، ساتھ ہی دھمکا بھی رسید کر دیا۔ بدتمیز، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ آرزو ناک چڑھاتے بولی تو مروہ کندھے اچکا گئی۔ تم نے ضرور آنا ہے، 8 بجے فنکشن ہے، مروہ نے انگلی دکھاتے کہا جس پر آرزو کی ساری خوشیاں جنرل سفیر خان کو یاد کرتے جھانک کی مان بیٹھ گئی۔ یار باقی سب تو کسی طرح پرال ہوگی لیکن وہ کھڑوس انسان وہ ہرگز نہیں آنے دے گا۔ آرزو نے رویا تھا۔ اس کی بات سنتے مروہ کا منہ لٹک گیا۔ تم بس کسی طرح آ جانا آرزو ورنہ پھر مجھے مت بلانا، میرے لیے اتنا امپورٹنٹ مومنٹ ہوگا اور میری بیسٹ فرینڈ نہ ہوئی تو پھر۔ مروہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑا تھا وہ کیا کرتی؟ جنرل خان کا جو اس پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا تھا، لیکن اس بار آرزو نے بھی اٹل انداز میں فیصلہ کیا تھا وہ لازمی مروہ کی پارٹی میں جائے گی ورنہ اس کی دوست اس سے ناراض ہو جاتی۔ گھر پہنچتے آرزو نے فوراً کپڑے چینج کیے تھے۔ شکر تھا کہ خان بابا انہیں لینے آئے تھے، اس وجہ سے وہ سارے راستے سوچتی آئی تھی کہ کیسے اور کب بات کرے۔ مروہ کی پارٹی میں اجازت مانگنے کے لیے اس نے ماہا سے بھی ڈسکس کیا تھا جس پر اس نے صاف جنرل کا ڈراؤ دیا تھا جس پر آرزو کا حلق کڑوا ہوا۔ کیا کر رہی ہیں آپ لیزے بھابی؟ وہ کپڑے چینج کرتی کچن میں آئی تھی۔ لیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا بھوت تو نہیں دیکھ رہی؟ لیزے آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا لیزے بھابی؟ آرزو منہ پھلائے بولی تھی اور پھر کافی مشین کی جانب بڑھ گئی۔ لیزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سب کو بتاتی ہوں، آرزو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آرزو خان کچن میں پائی گئی ہیں۔ لیزے کی 4 سالہ بیٹی کے دودھ کا فیڈر ہاتھ میں پکڑے لب دباتے وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے آرزو نے فل بیزاری سے اس کی پشت کو گھورا۔ میں صفوان بھائی کو بتاؤں کہ بھابی آپ بہت چالاک ہوتی جا رہی ہیں؟ آرزو نے پیچھے سے ہانک لگائی اور کافی نکالتے وہ اب کافی کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کافی بنائی اور اسے کپ میں نہ ڈالتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہی آرزو کا دل مطلع ہو اٹھا تھا۔ خرما چلتے وہ اوپر 3rd فلور کے فرسٹ روم میں گئی، دروازہ ہلکے سے نوک کیا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی۔ جنرال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آرزو خان سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جنرال نے اچھپنے سے پھر سے دیکھا جیسے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ کیا ہے؟ آرزو کو کچھ بھی نہ بولتے دیکھ وہ آبرو چکا کر بولا۔ لیپ ٹاپ گود سے اٹھا کر ٹیبل پر دھرتے وہ بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ وہ میں کافی لے کر آئی تھی آپ کے لیے۔ آرزو کپ کے بعد
कप के बाद दूसरी नजर डनाल के हक्का बक्का चेहरे पर डालते हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, काफी। और तुम्हें बनाने भी आती है या फिर इसमें भी तुम्हारी कोई खराफात छुपी है? दनियाल ने माथे पर तीवरी चढ़ाई पूछा। उसकी बात पर आरजू ने दांत खिचकाए थे लेकिन जब्त कर गई। आखिर को परमिशन भी तो लेनी थी। वो मैं सीख रही हूँ, आप पीकर देखे ना कैसी है। आरजू ने कप उसके सामने पेश किया जिस पर दनियाल ने आरजू को शुबे से देखते काफी का कप उठाकर लबों से लगाया और दूसरे ही पल एक शदीद गुस्से की लहर उसके वजूद में समा गई। ये क्या हरकत थी? हाँ, ये क्या बनाया है तुमने? वो दांत पीसते बोला। आरजू ने मुंह बनाते उसे देखा। काफी ही बनाई है। आरजू मासूमियत से आला रकात कायम करती बोली। दनियाल ने कप साइड टेबल पर रखते गुस्से से मुठ्ठियां भेजते सामने उस छोटी सी लड़की को घूरा। लगता है तुम्हें सजा लेने का बहुत शौक है। आरजू खान, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो ये तुमने कॉफी में इतनी ज्यादा शुगर और इतना ज्यादा नमक डाल दिया। आखिर तुम आई ही क्यों यहाँ? दनियाल का बस नहीं चल रहा था आरजू खान का वजूद यहाँ से गुम कर दे। आरजू ने मुंह बनाते उसे देखा। मैं तो कोशिश कर रही थी, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? मैं कौन सा रोज रोज आपके टेस्ट के मुताबिक काफी बनाती हूँ। सड़ियल ही रहे। आजू पैर पटक कर बोली थी कि एक तो कॉफी बनाई, ऊपर से लाट साहब के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। नहीं बनाई तो बनाना सीख लो। नाउ गेट लॉस्ट बददिमाग, बस जबान जितनी मर्जी चला लो और वो अच्छी भली आएगी। वो बेजारी से उसे देखते वापस लैपटॉप उठाकर बेड पर बैठ गया। पीछे आरजू खान कलसती हुई वहां से निकल गई, लेकिन इस दरमियान वो इसकी पहली बात पर गौर करना तो भूल ही गई थी। 5 मिनट ही गुजरे थे जब साइड टेबल से टेस्ट लेस कॉफी उठाते वो अनजाने में घूंट भरने लगा। लैपटॉप पर चलती उंगलियों की स्पीड तेज हो रही थी। उसे पता ही ना चला जब वो सारी कॉफी खत्म कर गया था, जिसके बेकार होने के ताने वो अभी आरजू खान को सुनाकर हटाया था। आपको पता है मामा, उसकी मंगनी भी है साथ में, तो खूब एंजॉय करूंगी। आरजू सुबह से ही सब लोगों के गिर्द घूमते इन्हें बता रही थी कि मरवा की मंगनी है और वो जाना चाहती है। उसकी बातें दनियाल सफीर खान के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन वो खामोश ही रहा था, बल्कि सभी खामोश थे, जिसे देख अब आरजू को गुस्सा आने लगा था। लेकिन फिर भी वो चहकती ही रही कि बस किसी तरह उसे जाने की परमिशन मिल जाए। तब बार बार कह रही थी, उफ कितना मज़ा आएगा, मैं तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आरजू अपनी माँ को देखते बोली, जो नाश्ता सर्व करते अब बैठ चुकी थी। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे और आरजू चहक रही थी, कितना मज़ा आएगा। आरजू नाश्ते की बाइट मुंह में रखते बोली, तुम वहां नहीं जाओगी। आमलेट का पीस मुंह में रखते वो संजीदा सद आवाज में बोला। सब लोग खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जबकि उसकी सद आवाज पर चहकती आवाज आरजू लब भेज गई। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जरूर जाऊंगी। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया है। आरजू फॉक्स पटकते गुस्से से बोली। उससे सामने बैठा शख्स जहर लग रहा था इस वक्त, या शायद जहर से भी बुरा। मैंने एक मरतबा कहा ना, तुम वहां नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, ज्यादा जबान मत चलाओ। और सामने बैठी लड़की को देखते लफ्जों पर दबाव देते वही अजली गहरी संजीदगी से बोला, मैं जाऊंगी। सुनो, तुमने क्या हर वक्त जोब झाड़ते रहते हो? मुझ पर कजन हो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। चेयर खिसकाते उठते हुए जरा ऊंची आवाज में उसकी लहू रंग होती आंखों में अपनी हेजल आंखें गाड़े बोली, जिस पर मुकाबले ने जबड़े भेज लिए। बकवास बंद करो, अपनी तमीज से बात करो। माथे पर तेवरें चढ़ाए वो उस 5 फुट 4 इंच की आफत के पुड़िया को आंखें दिखाता धाड़ा के आरजू का दिल होले से लहजा। क्यों तमीज से बात करो? तुमने की है कभी तमीज से बात? हमेशा ये मत करो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं जाऊंगी। तुम्हारा ये रोब बाकी सब पर चलता होगा, मुझ पर नहीं चलेगा। वो उसे उंगली दिखाती बोली। आगा जी ने गुस्से से उसकी चलती जबान मुलाहजा की, जबकि मुकाबले के तन बदन में आग भड़की थी। वो तनफन करता इस तक जाता, इसकी कलाई गुस्से में दबोच गया। अब पता चल जाएगा तुम वहाँ कैसे जाती हो। उसे घसीटते वो सद चेहरे लिए आगे को बढ़ा, जबकि आरजू ने गुस्से से उससे अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए थी। छोड़ो मुझे, जंगली कहीं के। गुस्से से दांत पीसते वो बोले गई। उसकी घोरे अफशियां सुनते दनियाल सफीर खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। उसने सख्ती से आरजू को उसकी कमरे में पटका और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। खबरदार, अगर किसी ने इस बददिमाग लड़की को यहाँ से निकालने की गुस्ताखी की। उंगली दिखाते उसने यंग जनरेशन की तरफ शहरबाज
नजरों से देखा, तुम होगे बददिमाग, बल्कि पूरे तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, बस हर एक पर हुक्म चलाना आता है तुम्हें, जाहिल इंसान। अंदर से आरज़ू उसकी आवाज़ सुनती चीखी थी, जबकि बाहर सब यंग जनरेशन के चेहरों पर दबी दबी हंसी थी, जैसे अगर आरज़ू देख लेती तो इन सब के मुस्कुराते चेहरों को आग ही लगा देती। रात के 7 बजे वो मुकम्मल तैयार थी। उसने आईने में अपना अक्स देखा, नेवी ब्लू कलर की मैक्सी में हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो आसमान से उतरी कोई परी ही लग रही थी। आंखों पर ग्लासेस के बजाय लेंस लगा लिए थे। उसने एक मरतबा फिर घूमकर अपना जायजा लिया। जाहिल ना हो तो। खान को सोचते आरज़ू ने कड़वा सा मुंह बनाया और अपने कमरे की खिड़की की जानिब गई, जो लॉन में खुलती थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ खिड़की खोलते वो वहां से बाहर निकली थी। आरज़ू आयशा लॉन में आते उसे देखते भागकर उसके पास जाती, दबी दबी आवाज में अंदर की जानिब देखते बोली, आयशा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम सब संभाल लेना, ओके बाय। आयशा के बगैर कोई सुने वो बाहर की जानिब चली गई, जबकि आयशा पीछे माथा पीटती डरते हुए अंदर की जानिब गई थी। और फिर जब दनियाल खान ने आरज़ू का कमरा खटखटाया तो किसी ने कमरा नहीं खोला था। दनियाल लब भीजे मास्टर की से कमरा खोल चुका था, लेकिन बेड पर कंफर्ट ओढ़े वजूद को देख उसके पेशानी के बलों में कुछ कमी आई थी। लेकिन अगले ही लम्हे वो तंज तेज नजरों से बेड पर लेटे वजूद को देखने लगा। आयशा, आरज़ू कहाँ है? वो सद आवाज में गरजा। आयशा को अपना हल्क खुश्क होता महसूस हुआ था, लेकिन वो यूं ही लेटी रही। आयशा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आरज़ू कहाँ है और फौरन उठो यहाँ से। दनियाल इस मरतबा रोबदार लहजे में बोला कि आयशा कंफर्ट सर से उतारते सहमते हुए अपने भाई के गुस्से से तने चेहरे को देखने लगी थी। भाई, वो आरज़ू चली गई। आयशा सच झुकाए बोली। दनियाल ने आंख बरसती नजरों से दीवार पर लगी आरज़ू की तस्वीर को घूरा और फिर आयशा को अपने कमरे में जाने का बोला था। आयशा को नहीं पता था दनियाल को कैसे पता चला, जबकि दनियाल आयशा का जूता देख चुका था। लावा सारा दनियाल के वजूद में भड़क रहा था, जिसकी जद में अब आरज़ू खान का वजूद आना था। रात के 10 बजे वो दबे कदमों से अपनी हाई हील हाथों में पकड़े एक हाथ से मैक्सी उठाए अंदर दाखिल हुई थी। आहिस्ता से लब दबाए वो हाल में दाखिल हुई जहां दाखिल होती उसकी सांस फलक में अटक गई। वो आंखें फाड़े सामने वन सेंटर सोफे पर टांग चढ़ाए बरजबान शख्स को देख आंखें फैलाए वहीं रुक गई। बैकबोन में ससराहट सी हुई थी। आरज़ू खान को लगा जैसे सामने बड़ी शान से मौत का फरिश्ता बैठा है, जो लहू रंग आंखों से उसे ही घूर रहा था। गले में गिल्टी सी उभरी जब वो सोफे से उठता भारी कदम उठाने लगा था कि खामोश हाल में उसके कदमों की हौलनाक आवाज गूंजने लगी। वहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। शायद बाकी सबको उसके सामने खड़े जल्लाद ने ही अंदर भेज दिया था। वो थूक निकलती खौफ से आंखें मीच की। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था, आरज़ू का दिल जैसे बंद हो रहा था। क्या बकवास की थी मैंने, बोलो क्या बकवास की थी मैंने कि तुम वहां नहीं जाओगी? वो इतने शदीद गुस्से में धड़ा के अंदर बैठी आयशा और महा के रोंदे खड़े कर गया। आरज़ू खान डर से 2 कदम पीछे उछली। क्यों गई थी तुम? वो मुठ्ठियां भेजे माथे पर 3 बार डाले बोला। अंगार लहजे से गुस्सा छलक रहा था। नीली आंखें वहशत से लबरेज थी और आरज़ू को अपनी जान जाती महसूस हुई। मंगनी पर उसने खूब एंजॉय किया था, मगर अब सामने खड़े शख्स ने उसका खून तक मुंजमद कर दिया था। वो मेरी दोस्त की एंगेजमेंट थी, वो खौफ से बोली। आरज़ू को लगा जैसे वो बस उसे मारने ही वाला हो। जबान लड़खड़ा गई। तो अगर तुम वहां नहीं जाती तो क्या ये सब ताम जाम ना होता? उसका बाजू दबोचे। वो लहू रंग आंखों से उसे देखते गड़गड़ाया। आरज़ू ने अपना बाजू पर उसके हरजाना गिरफ्त बढ़ती महसूस की। आरज़ू खान लब भेज गई। नई बगावत ने उसके अंदर सर उठाया। तभी वो नजरें उठाए दनियाल को देखने लगी। आप होते कौन हैं मुझे मना करने वाले? मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं, या फिर? आरज़ू हिम्मत करती जरा गुस्से से बोली। दंसा उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात सुनते दनियाल का गुस्सा सवा नेरे पर पहुंचा था। जबान बंद रखो अपनी बददिमाग लड़की। इसका बाजू झटकते वो हाथ हवा में मुंतलिक कर गया। आरज़ू ने फैली आंखों से उसका हवा में मुंथामा हाथ देखा था। मैं जाऊंगी, हर वो जगह जाऊंगी जिससे आपको मसला हो। सुना आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, कोशिश करने की?
हाथ उठाने की कोशिश करने की। आरजू खान दनियाल सफीर खान के सीने पर हाथ मारते से पीछे की जाने धक्का देती, हटसानी अंदाज में चीखती। दनियाल खान ने हमेशा इस पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि वो उस पर हाथ उठा दे। हद में रहो अपनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दनियाल उंगली उठाए बोला। उस वक्त उसकी आंखों में शोले झलस रहे थे और आरजू की आंखों में सुर्खी की लकीरें थी। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, क्यों मुंह उठाकर मेरे मामलात में पड़ने की कोशिश करते हैं? आरजू लब भेजे बोली। दनियाल ने जबड़े भेजे। उस लड़की की चलती जबान को मुलाहिजा किया था। कहाँ लेकर जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। दनियाल ने सख्ती से उसका हाथ जकड़ा था। नीम अंधेरे में आरजू को वो कोई हैवान ही लग रहा था जो उसे अपने साथ खींच कर ले जा रहा था। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। आरजू उसके हाथ पर अपना हाथ रखते छुड़ाने की कोशिश करते बोली। उसे हद से ज्यादा गुस्से में तले चेहरे समेत देखते आरजू के बैकबोन में सरसराहट हुई थी। तुम्हारी जगह ये है, सुना तुमने? जब जब यहाँ 2 रातें गुजारोगी फिर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। दनियाल ने उसे लाकर एक कमरे में जोर से पटका के वो जमीन पर जा गिरी थी। वो दहशतजद आवाज में फंकारा, बहुत शौक है ना तुम्हें घर से बाहर इतनी रात को अकेले जाने का? अब यहाँ रहो अकेले। दनियाल उंगली उठाए उसे देखते कड़क लहजे में बोला। आरजू ने खौफ से आसपास देखा। वो इन लोगों का पुराना स्टोर था, जहाँ बहुत पुरानी चीजें पड़ी थी। वहाँ रोशनी ना होने के बराबर थी, क्योंकि छत पर बने जालीनुमा रोशनदान से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। सर्दियों की रात में अंधेरे में यहाँ रहना आरजू खान के रोंगटे खड़े हुए थे। दनियाल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरजू नफी में सारे लाते आगे को बढ़ी। जब दनियाल ने इतनी ही फुर्ती से दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया, आरजू बार बार दरवाजे को पीट रही थी। दनियाल सफीर खान, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। तुम जाहिल इंसान, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आसमान पर चांद ना होने के बराबर था। चांद की बहुत सी मध्यम रोशनी आ रही थी, जिस वजह से आरजू को अब वहाँ डर लगने लगा था। और अगर आरजू खान जान जाती कि वहाँ उसके अलावा कोई और भी था तो यकीनन वो वैसे ही मर जाती। एक आंसू टूटकर उसकी आंख से बहा। बाहर खड़ा शख्स पॉकेट से सिरकट निकालते लबों को सुलगाने लगा था। उसका खुद का वजूद भी इसी सिरकट की मदद सुलग रहा था। किन पट्टियों सुलगाते वो आरजू खान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था। अब चनाचा दनियाल सफीर खान ने उसे यहाँ कैद किया था तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी थी कि दनियाल के अलावा उसे वहाँ से कोई बाहर निकाल लेता। बेटा दनियाल, आरजू अभी बच्ची है, मैं समझा दूंगी उसे। रुखसार बेगम ब्रेकफास्ट करते दनियाल को देखते बोली। जो लब भेजे फोर्क टेबल पर रख गया। मुझे पता है छोटी अम्मी, आप उसकी माँ हैं। आपको अफसोस होता होगा कि मैं आपकी बेटी के साथ क्या करता हूँ। बहुत सख्त रवैया है मेरा उसके साथ, लेकिन आप बेहतर जानती हैं ऐसा क्यों है। दनियाल बाहम हाथ एक दूसरे से जोड़े बोला। रुखसार बेगम उसकी बात सुनते खामोश हो गई, क्योंकि वो सही कह रहा था। बहू, तुम फिक्र ना करो, आरजू हमारी भी पोती है, लेकिन उसके लिए यही बेहतर है। आगा जी ने ब्रेकफास्ट खत्म करते उठते हुए कहा तो रुखसार बेगम साबत में सर हिला। उस वक्त वहाँ उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। छोटी अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। माँ ने बाहर निकलते हाँक लगाई। उन सबको आरजू खान की फिक्र थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां जाकर उससे बात कर लें, क्योंकि दनियाल ने सख्ती से मना किया हुआ था कि आरजू खान के पास कोई नहीं जाएगा। खान बाबा चले गए। महा रेस्ट वॉच देखती गाड़ी में बैठ गई, जबकि आयशा तबीयत खराबी की वजह से नहीं जा पाई थी और आरजू मैडम कैद काट रही थी। अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था जब उनकी गाड़ी के आगे और पीछे 2 गाड़ियां रुकी। खान बाबा ने अचानक ब्रेक पर पाँव रखते एक्सीडेंट होने से रोका था। महा परेशानी से इधर उधर देख रही थी। है कौन हो, अक्ल है क्या? खान बाबा खिड़की से चेहरा बाहर निकाले बोले। जब सूट बूट में लोग उतरे और खान बाबा को खतरे की घंटियां अपने करीब बजती महसूस हुई थी, उससे पहले वो तेजी से गाड़ी यहाँ से निकालने की कोशिश करती। इन आदमियों ने फुर्ती से खान बाबा के करीब जाते उस पर गन की बैग से वार किया। उनके सर से खून उबल कर बाहर निकला और उन्होंने एक फायर खान बाबा के बाजू में किया तो महा की चीख गाड़ी में गूंज गई। खान बाबा तकरीबन बेहोश होने वाले थे और महा तेजी से गाड़ी से बाहर निकली थी। अपनी जान बचाने को उसकी आंखों में खौफ की लकीरें फैल गई। चलना जैसे मुहाल हो गया था। उन आदमियों ने महा के इर्द गिर्द घेरा बनाया। वो चारों तरफ देख रही थी। उसकी काली आंखों में इस वक्त हद से ज्यादा डर था। जिस्म हौले से लहस रहा था। जब उस घेरे को चीते हुए एक आदमी
उससे अपनी जान बढ़ता महसूस हुआ था। वो ब्लैक पैंट शर्ट पर ब्लैक शूज पहने, सर पर हाथ रखे, चेहरे पर रुमाल बांधे उसके करीब आया। माहा ने खौफ से लड़बेज नजरों से उसे देखते पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे और वो आहिस्ते आहिस्ते चलता उस तक पहुंच रहा था। माहा अपनी गाड़ी के साथ लग गई। उसका दिल किया कि काश वो यहाँ से गायब हो जाए। देखो देखो, तो तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, वहाँ वहाँ मेरा बैग है, तुम्हें पैसे चाहिए? माहा घबराते हुए गाड़ी में घुसती जा रही थी। इतनी सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। जब एलेक्जेंडर उसके करीब, बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया, इतना कि उनमें बस 1 इंच का फासला रह गया था। माहा ने जोर से आंखें मीची और वो उसके डरे सहमे चेहरे को देख रहा था। माहा, जमशेद खान, तुम्हारी बर्बादी चाहिए मुझे। वो इसके ठंडे पड़ते गुलाबी होंठों पर अंगूठा फेरते बोला तो माहा के वजूद में करंट सा दौड़ गया। आज तक किसी नामहरम ने उसे छुआ नहीं था और मुकाबले ने आज तक किसी लड़की को, लेकिन वो अजियत देना चाहता था। माहा जमशेद को तभी अपने खतरनाक इरादों से उसे आगाह किया था। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी यू बास्टर। न जाने माहा खान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि वो जोर से चिल्लाई और उसका हाथ झटका, जिस पर उसकी आंखों में भरती चमक एक हौलनाक वहशत में बदल गई। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। माहा को देखते वो सपाट आवाज में बोला। माहा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। अपने उस कमिश्नर को बता देना एलेक्जेंडर आया है। उसने नीम बेहोश खान बाबा को शीशे के पार देखते कहा, जो उठने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने डैशबोर्ड से गन उठाकर उस पर फायर करना चाहा था, लेकिन एलेक्जेंडर ने बहुत बेरहमी से उनके हाथ पर फायर किया कि माहा शदीद रह गई। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। वो फौरन वहां से भागने को 2 कदम बढ़ने लगी थी जब इतनी ही तेजी से अलेक्जेंडर ने आंखों में वहशत लिए उसकी मखसूस नस दबाई और माहा जमशेद को अपने सामने मौजूद वो शख्स धुंध की नजर होते मालूम हुआ। वो जल्द ही उसके बाहों में झूल गई। अलेक्जेंडर ने उससे उठाते गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठ गया। मेरा इंतकाम तुम पूरा करोगी माहा खान, तुम्हारी बर्बादी ही मेरा इंतकाम होगा। तुम तड़पोगी तो वो सब तड़पेंगे। वो लफ्ज नहीं अंगारे उगल रहा था जिसकी जद में वो माहा खान के वजूद को जला देना चाहता था। उसकी आंखें इस वक्त बर्बादी का एक अलग ही मनाज़र पेश कर रही थी।